अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दोबारा हम आपके सामने हाजिर हैं ऑनलाइन क्लासेस में। और कुछ दिनों के लिए, कुछ डेज़ के लिए, फॉर अ मंथ मैं और आप एक दूसरे से दूर हैं। और हम आपको जैसे हमने लाइव क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की थी शुरू के 15 दिन, उसी तरीके से एक महीने के लिए हम दोबारा जो है वो लाइव ऑनलाइन क्लासेस पर आ गए हैं ड्यू टू द गवर्नमेंट डायरेक्टिव्स। डेफिनेटली हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए एक बेहतर, जैसा गवर्नमेंट समझती है उस हिसाब से बेहतर है। और एक महीने के लिए फिर हम ऑनलाइन क्लासेस पर आ गए हैं। और आज से आप लोगों के मैथमेटिक्स के लेक्चर जो है वो रेगुलर बेसिस पर स्टार्ट हो रहे हैं, यानी जो शेड्यूल आपको दिया है 3 डेज अ वीक का। मैंने आप लोगों को कुछ बैचेज में चैप्टर नंबर 1 एंड करवाया था आखिरी दिन में, और कुछ क्लासेस में मैंने जो है वो चैप्टर 2 के एक लेक्चर या 2 लेक्चर्स हो गए हैं। लेकिन अब मैं यहाँ स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैं चैप्टर 2 से ही स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा कोर्स नहीं था, एक आध ही लेक्चर निकला था आपका, तो हम वहीं से इसको चैप्टर नंबर 2 से जो है वो आप लोगों को स्टार्ट कर रहे हैं। और चैप्टर नंबर 1 मैंने आपको बताया था, यानी कि पहले जो मैथमेटिक्स का लेक्चर मैंने दिया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि मैथमेटिक्स में हम जो है वो सेकेंड ईयर में 2 तरह की मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। एक है कैलकुलस और एक है एनालिटिकल ज्योमेट्री या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो चैप्टर नंबर 1 हमने पढ़ा था, कैलकुलस का पार्ट था, और जो चैप्टर नंबर 2 है वो एनालिटिकल ज्योमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हर लिहाज से इम्पॉर्टेंट है, इस लिहाज से कि आपके जो बुक में तकरीबन 5 चैप्टर्स हैं एनालिटिकल ज्योमेट्री के, चैप्टर 2, 3, 7, 8, 9, तो ये सारे के सारे कनेक्टेड हैं चैप्टर 2 से। अगर आप चैप्टर 2 बहुत अच्छा पढ़ेंगे तो आप आगे बढ़ सकते हैं, यानी आगे आपको मुश्किल नहीं होगी एनालिटिकल ज्योमेट्री में। और इस लिहाज से भी इम्पॉर्टेंट है कि एंट्री टेस्ट के भी क्वेश्चन जो है वो चैप्टर 2 से हर साल, तकरीबन हर यूनिवर्सिटी के टेस्ट में आते हैं। तो चैप्टर नंबर 2 इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर और एनालिटिकल ज्योमेट्री पर, जो कि मैथमेटिक्स का एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। यानी एनालिटिकल ज्योमेट्री या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऐसा है कि हमने ज्योमेट्री को अलजेब्रिक फॉर्म में लिखना शुरू किया है। और ये सारा काम हमने यूक्लिड जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इस ज्योमेट्री के अलजेब्रिक ज्योमेट्री पर की बुनियाद डाली। और हम जो चैप्टर नंबर 2 जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है द स्ट्रेट लाइन, यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, एनालिटिकल ज्योमेट्री का एक पार्ट हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 2 में, और वो पार्ट है स्ट्रेट लाइन का। और इस चैप्टर में हम तमाम स्ट्रेट लाइन की एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे कि स्ट्रेट लाइन से रिगार्डिंग जो जो प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस की तरफ हम जाएंगे, क्योंकि डेफिनेटली सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में आप जो है वो प्रॉब्लम्स हैं और उनका सॉल्यूशन की तरफ आप जा रहे हैं। और अगर आप एप्लीकेशन के बेसिस पर देखें तो एनालिटिकल ज्योमेट्री वो है जो कि आपको फिगर आउट्स होते हैं, शेप्स नज़र आते हैं, और वो शेप्स डेफिनेटली किसी न किसी कैलकुलेशन बेस पर होते हैं, उनके फंक्शंस होते हैं, उनके रूल्स बनते हैं, उनकी एक्सप्रेशंस बनती हैं, उनकी इक्वेशंस बनती हैं। तो इस चैप्टर नंबर 2 में यानी कि इस चैप्टर का नाम है द स्ट्रेट लाइन। बेसिकली हम इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक पार्ट है स्ट्रेट लाइन, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। और हमने यानी कि आपके सिंध बोर्ड की बुक में जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का स्ट्रेट लाइन का पार्ट है वो पूरा एक चैप्टर है 2 का। लेकिन अगर फेडरल बोर्ड में देखें तो चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 ये दोनों एक ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पार्ट में आते हैं। लेकिन बहरहाल हम सिंध बोर्ड में हमें अलग दिया हुआ है, लेकिन बहुत अच्छा चैप्टर बना हुआ है और इंटरेस्टिंग है, इजी है, आप लोगों को मज़ा आएगा इस चैप्टर के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन क्या है? द सेट ऑफ पॉइंट्स विदाउट एनी बैंड, बैंड के बगैर जो किसी आपने देखा ना कर्व होते हैं, ये जो कर्व है उसकी डेफिनेशन है द सेट ऑफ पॉइंट्स। अब कर्व किसी भी तरह का हो, यानी कोई सा भी सेट ऑफ पॉइंट्स हो उसको हम कर्व कहते हैं, चाहे वो स्ट्रेट लाइन हो या सर्किल हो या पैराबोला हो या एलिप्स हो या हाइपरबोला हो या कोई भी शेप हो, ये जितने भी कर्व हैं ये सब सेट ऑफ पॉइंट्स हैं। आप देखें कि जितनी भी डेफिनेशन स्टार्ट होती हैं,
चाहे वो सर्किल की हो, चाहे वो पैराबोला की हो, एलिप्स की हो, हाइपरबोला की हो, जो डेफिनेट शेप्स हैं उन तमाम की डेफिनेशन स्टार्ट होती है द सेट ऑफ पॉइंट्स। The set of points which are equidistant from a fixed point is called circle. The set of points which are equidistant from a fixed point in fixed length is called parabola. The set of points whose sum of the distances from two fixed points is constant is ellipse. The set of points which are equidistant whose difference of the distances from two fixed points is constant is called hyperbola. ये सारे के सारे जितने भी शेप्स हैं जिनको हम कर्व कहते हैं, ये सेट ऑफ पॉइंट्स हैं। इसी तरह स्ट्रेट लाइन भी एक कर्व है और स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन है द सेट ऑफ पॉइंट विदाउट एनी बैंड, जिसमें कोई बैंड नहीं होता, स्ट्रेट होती है। अगर आप सर्किल देखें तो उसमें कर्व है, बैंड है। पैराबोला देखें तो उसमें कर्व है, बैंड है। हाइपरबोला देखें यानी कि ये सर्किल है तो इसमें बैंड आ रहा है, ये पैराबोला है तो बैंड आ रहा है, ये एलिप्स है तो बैंड आ रहा है, ये हाइपरबोला है तो ये बैंड आ रहा है। बट दीज ऑल शेप्स आर द सेट ऑफ पॉइंट्स। जैसे ये स्ट्रेट लाइन, तो ये जितने भी शेप्स नजर आ रहे हैं आपको, ये सारे के सारे ज्योमेट्रिकल शेप्स सेट ऑफ पॉइंट्स हैं। हमारे जहन में जब कर्व आता है ना, तो हमारे जहन में आता है कि वो थोड़ा सा बैंड होगा उसमें, तो हम स्ट्रेट लाइन को जहनी तौर पर कर्व समझने से काफिर होते हैं कि भाई स्ट्रेट लाइन कर्व नहीं है, जबकि स्ट्रेट लाइन इज आल्सो अ कर्व। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन इज अ सेट ऑफ पॉइंट विदाउट एनी बैंड, जिसमें कोई बैंड नहीं होता, ये स्ट्रेट होती है। तो ये सेट ऑफ पॉइंट्स हैं और इन सेट ऑफ पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, इसमें कोई बैंड नहीं है। ऑल द पॉइंट्स आर लाई ऑन अ सेम। तो स्ट्रेट लाइन सिंपल डेफिनेशन द सेट ऑफ पॉइंट हैविंग नो विदाउट एनी बैंड। लेकिन उस स्ट्रेट लाइन के टुकड़े होते हैं और उन टुकड़ों को हम कहते हैं लाइन सेगमेंट। स्ट्रेट लाइन क्या है? द सेट ऑफ पॉइंट्स नो बैंड नो एंड, जिसमें कोई एंड भी नहीं होता। लाइन सेगमेंट क्या है? जो पार्ट ऑफ अ लाइन, यानी कि उस सेट ऑफ पॉइंट का, उस लाइन का एक टुकड़ा, जैसे हम कहते हैं ना चांद का टुकड़ा, इसी तरीके से लाइन का टुकड़ा, जो लाइन का टुकड़ा है वो कहलाता है लाइन सेगमेंट। ये देखें, ये पूरी एक लाइन है, उसका एक एंड है ए और एक एंड है बी, इसको हम कहेंगे ए बी के ऊपर जो लाइन नजर आ रही है इसको हम कहते हैं द लाइन सेगमेंट बिटवीन ए एंड बी। और एक होती है रे। रे का काम हमारा नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए। रे क्या है? द हैविंग ओनली वन एंड, जिसका एक एंड हो उसको हम कहते हैं रे। जिसका एक एंड है और दूसरा एंड नहीं है इसको हम कहेंगे रे। फिर हम बात करते हैं जितना भी स्ट्रेट लाइन का काम होगा ये सारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में होगा, और इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो एसेंशियल पार्ट है वो है इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहें आप इसको, या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहें आप इसको, या कार्टेशियन प्लेन कहें आप इसको, या आप इसको यूक्लिडियन प्लेन कहें आप इसको, या आप इसको 2D यानी कि 2 डायमेंशन कहें इसको, या फिर आर क्रॉस आर कहें या आर स्क्वायर कहें, ये क्यों कहते हैं इस पर हम बात करते हैं। तो ये सारे नाम हैं इसके, और ये आप लोगों ने देखे हैं, फिजिक्स में भी देखे हैं, मैथमेटिक्स में भी आपने इसको देखा है। एक्चुअली ये क्या है? आप इसको एक्स एक्सिस के नाम से जानते हैं, इसको आप वाई एक्सिस के नाम से जानते हैं, और जो पॉइंट्स इस पर होते हैं उनको हम कोऑर्डिनेट एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। ये एक्चुअली कोऑर्डिनेट एक्सिस है। ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है जो कि हॉरिजॉन्टल नजर आता है आपको, इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस, और वो कोऑर्डिनेट एक्सिस जो कि वाई एक्सिस है वो वर्टिकल नजर आता है उसको हम कहते हैं वाई एक्सिस। एक्चुअली ये दो नंबर लाइन है, यानी ये एक नंबर लाइन है। नंबर लाइन क्या होती है? रियल लाइन, जो आप लोगों ने पढ़ी है। एक रियल लाइन होती है, ये 0, ये 1, ये 2 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी, ये -1, ये -2, ये -3 एंड सो ऑन अप टू -इंफिनिटी। तो इस नंबर लाइन पर या रियल लाइन पर दुनिया जहां के सारे रियल नंबर मौजूद हैं, चाहे वो रैशनल हो, चाहे वो इररेशनल हो, इंटीजर हो, नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, इवन नंबर हो, ऑड नंबर हो, प्राइम नंबर हो, कंपोजिट नंबर हो, कोई से भी नंबर हो जो रियल हैं वो इस नंबर लाइन के ऊपर मौजूद होते हैं। ये हम चैप्टर नंबर 1 में अच्छा डिस्कस कर चुके हैं कि द नंबर्स लाइंग बिटवीन 0 and 1 आर इनफाइनाइट। इनफाइनाइट नंबर है 0 और 1 के दरमियान में। 1 और 2 के दरमियान में इनफाइनाइट नंबर है 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.01, 1.02, जो बोलते रहे हम।
तो ये वो नंबर लाइन है, ये एक रियल लाइन है, ये दूसरी रियल लाइन है, ठीक है। जब ये दो रियल लाइंस को आप ज्वाइन करते हैं परपेंडिकुलरली, ठीक है, तो ये जो पॉइंट बनता है, इस पॉइंट को आप जानते हैं ओरिजिन के नाम से। ये ओरिजिन वो पॉइंट होता है जहां पर दोनों रियल लाइन के जीरो आके मिलते हैं। ये देखिए, ये जीरो है, तो इस लाइन का ये जीरो और इस लाइन का ये जीरो, यानी कि ये पॉइंट है वो जहां पर x और y दोनों जीरो होते हैं। अब ओरिजिन के राइट पर सारी x की पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं, ओरिजिन के लेफ्ट पर x की सारी नेगेटिव वैल्यूज होती हैं, ओरिजिन से अप सारी y की पॉजिटिव वैल्यूज हैं और ओरिजिन से डाउन ये सारी y की वैल्यूज नेगेटिव हैं। ये पूरा का पूरा कहलाता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्यों कहते हैं, अभी हम इस पर बात करेंगे। कार्टेशियन प्लेन कहेंगे, यूक्लिडियन साइंटिस्ट का नाम है जिसने ज्योमेट्री पर काम किया। इसको हम आर क्रॉस आर क्यों कहते हैं, इसको सुन लें। एक्चुअली क्या है कि जो ये है, जैसे आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है ए क्रॉस बी, द कार्टेशियन प्रोडक्ट बिटवीन द सेट ए एंड बी, यानी कि दो सेट्स के दरमियान में आप कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं। जब आप दो सेट्स के दरमियान में कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो वो कहलाते हैं द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स फ्रॉम ए टू बी, बी टू ए, एक्स टू वाई। तो एक्चुअली ये जो आर क्रॉस आर है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है एक रियल लाइन का दूसरी रियल लाइन, क्योंकि दोनों सेट है। इन दोनों के दरमियान में जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो इस प्लेन पर दुनिया जहां के तमाम ऑर्डर्ड पेयर्स आ जाते हैं जो कि रियल नंबर कंटेन करते हैं। यानी this plane is actually the universal set of all ordered pairs of real numbers। यानी कि ये पूरा का पूरा एक यूनिवर्सल सेट है। आप कोई सा भी पॉइंट कंसीडर करते हैं तो इन्हीं में करते हैं कहीं पर, इसके अलावा कहीं नहीं करते। इसलिए हम इसको कहते हैं आर क्रॉस आर या फिर आर स्क्वायर। इसको टू डायमेंशन इसलिए कहते हैं क्योंकि टू डायमेंशन, एक रियल लाइन वन डायमेंशन को रिप्रेजेंट करती है, एक नंबर लाइन वन डायमेंशन को रिप्रेजेंट करती है। और जब हम दोनों रियल लाइंस के दरमियान में कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो ये टू डायमेंशन को रिप्रेजेंट करती है। और अगर हम तीसरी लाइन ऐड करते हैं जिसको हम कहते हैं कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तो फिर वहां पर बनते हैं थ्री डायमेंशन, दैट वुड बी नोन एज आर क्यूब। तो ये सिंपल इस कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब यहां पर अगर आप इस एक्सिस में देखें, अच्छा, इस पूरे कोऑर्डिनेट सिस्टम को जब आप चार इक्वल पार्ट में तोड़ते हैं तो ये बनता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये बनता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, तो हम इसको लिखते हैं x, y लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, मींस x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज आल्सो ग्रेटर देन 0। सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो ये x नेगेटिव और y पॉजिटिव, तो इसको हम लिखते हैं -x, y, यानी कि x लेस देन 0 एंड y ग्रेटर देन 0। x नेगेटिव यानी कि x की वैल्यू नेगेटिव है, y पॉजिटिव यानी कि y की वैल्यू पॉजिटिव है। सेकंड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए तो x पर डैश है, y पर डैश है, मींस कि x एंड y बोथ आर नेगेटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट। इसको हम लिखते हैं x लेस देन 0 एंड y इज लेस देन 0 इन थर्ड क्वाड्रेंट। अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो इसमें x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, यानी कि x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज लेस देन 0, मींस x, y। दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट। अब यहां पर जो भी कोऑर्डिनेट x एक्सिस पर होते हैं उनको हम कहते हैं x कोऑर्डिनेट या एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट। लेकिन इस पर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे x कोऑर्डिनेट कहलाएंगे। इस पर सारे जितने भी पॉइंट होंगे उनको हम y वैल्यू होंगी, उनको हम y कोऑर्डिनेट कहते हैं। मिसाल के तौर पे, अच्छा उससे पहले हम अगर बात करें तो जैसे मैंने ये पॉइंट लिखा है x, y, ये पूरा कहलाता है कोऑर्डिनेट। इसको आप वर्टेक्स भी कहेंगे, जहां पर दो लाइंस मिलती हैं, ज्वाइन होती हैं आकर। इसको पॉइंट भी कहते हैं, एंगुलर पॉइंट भी कहते हैं। एक्चुअली इसका मकसद होता है लोकेशन बताना कि x एक्सिस पर ये कहां पर है और y एक्सिस पर इसकी वैल्यू कहां पर है। तो ये जो x है इसको हम कहते हैं x कोऑर्डिनेट, या फिर हम इसको कहते हैं एब्सीसा।
एक है y यानी कि y कोऑर्डिनेट, या हम इसको कहते हैं ऑर्डिनेट, और पूरा वेक्टर कहलाता है कोऑर्डिनेट। अब इसके थोड़े से हम पॉइंट्स को अगर लिखें तो ये देखें कि मैंने एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया, यानी कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया। ये x, ये y, ये x डैश और y डैश, अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, एंड सो ऑन। ठीक है, ये हम कई बार ड्रॉ कर चुके हैं, क्लास में हम इस पर बात भी कर चुके हैं। और इसी तरीके से यहाँ पर ये 1, ये 2, ये 3, ये x की नेगेटिव वैल्यूज और ये y की नेगेटिव वैल्यूज। अगर मैंने कोई पॉइंट देखना है इसमें कि भाई 2,3, तो 2,3 अगर मैं देखना चाहता हूं तो इसका मतलब है कि ऑर्डर्ड पेयर में जो पहला कंपोनेंट है ये सीसा है, यानी कि x, यानी कि x एक्सिस पर होगा। दूसरा जो कोऑर्डिनेट है, कंपोनेंट है, ये y कोऑर्डिनेट है, यानी कि ऑर्डिनेट है, ये y एक्सिस पर होगा। तो आपने देखना होगा कि x एक्सिस में 2 कहां पर है और y एक्सिस में 3 कहां पर है। गौर करें तो ये x एक्सिस है पूरा, इसमें 2 ये रहा, और y एक्सिस में 3 देखना है तो ये y एक्सिस में 3 ये रहा। अब अगर मैं इनको ज्वाइन करूं तो ये देखिए, ये वो पॉइंट है, ये वो लोकेशन है, ये वो कोऑर्डिनेट्स हैं जहां पर x2 है और y3 है। इसी तरह अगर मैं ये पॉइंट देखूं तो इस पॉइंट को अगर आप गौर करें तो इस पॉइंट पर x3 है, इस पॉइंट पर y2 है, तो इस पॉइंट की वैल्यू होगी 3,1। इसी तरीके से अगर मैं 1,1 देखूं तो ये पॉइंट है जो 1,1, यानी कि इधर x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 1। गौर करें, इस पूरी लाइन पर x की वैल्यू 1 है और इस पूरी लाइन पर y की वैल्यू 1 है। अगर मैं ये पॉइंट ज्वाइन करना चाहूं तो इस पॉइंट पर देखिए तो इधर x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू भी 2 है, तो ये पॉइंट होगा 2,2। अगर मैं ये पॉइंट ज्वाइन करना चाहूं तो इस पॉइंट पर x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 1 है, तो ये पॉइंट होगा 3,1। इसी तरीके से आपको इसे भी 2 पॉइंट ज्वाइन करें। अगर मैं कहूं कि भाई यहां से आप लें ये पॉइंट देखें तो ये पॉइंट कौन है, इस पॉइंट पर x की वैल्यू कितनी है -3 और y की वैल्यू कितनी है 2, तो ये पॉइंट होगा -3,2। अगर मैं -3 के साथ 1 को ज्वाइन करूं तो ये देखें, ये जो पॉइंट होगा इस पॉइंट पर x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू -3, +3। अगर मैं कहूं -3 कहां है, x की वैल्यू -3, y की वैल्यू -3, ये देखिए ये पॉइंट होगा -3, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई आप बताएं 3, -2 कहां है, तो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -2, तो ये x की वैल्यू 3 है और ये y की वैल्यू -2 है, तो ये जो पॉइंट होगा ये लोकेट करेगा 3, -2। These all are the coordinates on rectangular coordinate system, Cartesian coordinate system, या जो भी आप नाम दें। अब आप गौर करें, इसको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इसलिए कहते हैं कि ये देखिए जब हमने इस पॉइंट को ज्वाइन किया ना तो ये रेक्टेंगल बन रहा है, इसलिए हम इसको कहते हैं कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ये देखिए अगर आप गौर करेंगे तो आपको कोऑर्डिनेट्स में रेक्टेंगल नजर आएंगे, रेक्टेंगल है तो एक्चुअली इसलिए हम इनको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। ये जो पॉइंट है ये रेक्टेंगुलर बनाते हैं, ये रेक्टेंगल बनाते हैं। तो ये तो मैंने कोऑर्डिनेट्स आपको प्लॉट करना बताया कि पॉइंट्स प्लॉट कैसे करते हैं। हमने वैसे चैप्टर नंबर 1 में भी जब ग्राफ पढ़ाए थे आपको तब मैंने बताया था। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो इस पॉइंट पर x की वैल्यू 1 है, y क्या होगा, इस पॉइंट पर आपको पता है कि ये ओरिजिन है, इस पॉइंट पर ओरिजिन है, इट मींस के x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 0 है, तो इस पूरे x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होगी और पूरे y एक्सिस पर x की वैल्यू 0 होगी। इट मींस कि जो पॉइंट होगा ये होगा 1,0, ये पॉइंट होगा 2,0, ये पॉइंट होगा 3,0, ये पॉइंट होगा -1,0। इसी तरह जो y एक्सिस है उनमें जो पॉइंट होंगे उनमें x 0 होगा, तो ये जो पॉइंट होगा इस पे x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -3,
इस पॉइंट पर x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -2, इस पर x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -1। ठीक, तो ये पूरा कहलाता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। हमने तकरीबन इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के हवाले से सारी बातों को डिस्कस किया है। छोटी छोटी सी बातें थी मे भी कि हमने पहले भी आपको बताई हुई हैं चैप्टर 1 में, लेकिन दोबारा बताना ज़रूरी था चैप्टर नंबर 2 के हवाले से, ताकि आपको ये सारी चीज़ें याद हो। अब हम जो है वो इन कोऑर्डिनेट सिस्टम पर सबसे पहला जो काम करने जा रहे हैं वो है कि हम दो पॉइंट्स के दरमियान में डिस्टेंस कैसे फाइंड करें। एक डिस्टेंस होता है जो डायरेक्ट डिस्टेंस कहलाता है, और एक होता है जो टू पॉइंट्स के दरमियान में डिस्टेंस को कैलकुलेट करना होता है। तो इस डिस्टेंस फार्मूले के बारे में हम बात करेंगे। आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और फिर हम डिस्टेंस फार्मूला ड्राइव करेंगे और डिस्टेंस फार्मूले के हवाले से बात करेंगे। अभी हमने बात की कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और स्ट्रेट लाइन और छोटी बुनियादी बातों की, और अब हम आ रहे हैं चैप्टर नंबर 2 के एनालिटिकल ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सबसे इम्पॉर्टेंट डेरिवेशंस की तरफ, व्हिच इज द डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस बिटवीन टू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स और डिस्टेंस फार्मूला बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला फार्मूला है, और हम यहाँ पर क्या काम कर रहे हैं, एक्चुअली हम ड्राइव कर रहे हैं फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला हम कैसे ड्राइव करेंगे और उसको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, हमारा नेक्स्ट काम है। डिस्टेंस बिटवीन टू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स और डिस्टेंस फार्मूला। इससे पहले आपको एक बात बताना चलूं कि अगर मैंने जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पर काम किया, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, तो एक डिस्टेंस होता है डायरेक्ट डिस्टेंस, यानी कि अगर मैं कहूं कि 0 और 1 के दरमियान में कितना डिस्टेंस है, तो आप कहेंगे कि 1। अगर मैं कहूं कि 0 और 2 के दरमियान में कितना डिस्टेंस है, तो आप कहेंगे 2। अगर मैं कहूं 1 और 3 के दरमियान में कितना डिस्टेंस है, तो यू कैन काउंट, ये कहलाएगा 3, 2, 4, लाइक ये कहलाते हैं डायरेक्ट डिस्टेंस, जो कि 1 डायमेंशन होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि 2 डायमेंशन अगर पॉइंट्स हैं तो उनके दरमियान में हम कैसे डिस्टेंस को फाइंड करें। तो हमने कंसीडर किया कि a x1 y1 और b x2 y2 आर एनी 2 पॉइंट्स on a plane, Cartesian plane. We have to find the distance between a and b. तो हमें a और b के दरमियान में डिस्टेंस फाइंड करना है। अब डिस्टेंस बिटवीन a b को हम कैसे कैसे लिख सकते हैं कि m a b, अगर ये लिखा है इट मींस के द डिस्टेंस बिटवीन a एंड b, या हम लिखें b ऑफ a कॉमा b, इसका मतलब भी क्या है, a और b के दरमियान में डिस्टेंस, या अगर मैं लिखूं a b के ऊपर लाइन एंड देन, तो ये भी द डिस्टेंस बिटवीन a b को रिप्रेजेंट करता है। मींस कि वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। अब हम इन दोनों कोऑर्डिनेट्स के दरमियान में डिस्टेंस कैसे फाइंड करें? These are maybe the close to each other and these are maybe more far away to each other. बहुत दूर भी हो सकते हैं, बहुत करीब भी हो सकते हैं। तो how we can find the distance between any two Cartesian coordinates? Either they are in first quadrant, second quadrant, third quadrant, fourth quadrant, any or on axis of coordinate. किसी भी जगह पर अगर ये दो कोऑर्डिनेट्स हैं तो उनके दरमियान का फासला, उनके दो पॉइंट्स के दरमियान की लेंथ, उसके सेगमेंट की लेंथ हम कैसे फाइंड करेंगे। तो अब देखेंगे ये एक पॉइंट है a x1 y1 और b x2 y2, मैंने इन दोनों को फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखा है। मैं इनको किसी भी क्वाड्रेंट में रखूं तो डिस्टेंस फार्मूला यही होगा जो हम ड्राइव करने जा रहे हैं। तो हम ज्यादातर काम फर्स्ट क्वाड्रेंट में करते हैं, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट के जो कोऑर्डिनेट्स पर काम होता है वो एप्लीकेबल सेकंड पर, थर्ड पर, फोर्थ पर, तीनों पर होगा। लेकिन जो काम सेकंड पे, थर्ड में या फोर्थ में करेंगे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट पर या सारे क्वाड्रेंट पर जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं हो पाएगा। उसकी वजह ये कि फर्स्ट क्वाड्रेंट दोनों पॉजिटिव होते हैं। अब आपको x और y पॉजिटिव मिले तब भी ये काम करेगा, x और y नेगेटिव मिले तब भी ये काम करेगा, x नेगेटिव y पॉजिटिव मिले तब भी ये काम करेगा, x नेगेटिव y पॉजिटिव या x पॉजिटिव और y नेगेटिव तब भी ये फॉर्मूला काम करेगा। तो हम जितनी भी डेरिवेशन है वो सारी की सारी फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से कर रहे होते हैं। अब अगर ये पॉइंट x1 y1 है तो इस x1 y1 का डिस्टेंस डायरेक्टेड डिस्टेंस, यानी अगर मैं इस पॉइंट को प्लॉट करूं, इसकी प्रोजेक्शन गिराऊं x एक्सिस पर, तो इस पॉइंट पर x की वैल्यू होगी x1, क्योंकि पूरे x एक्सिस पर x की वैल्यू
जो है वो जो वर्टिकल लाइन है उस पर x की वैल्यू सेम होगी। अगर ये x1 y1 है तो इधर y कोऑर्डिनेट y1 है तो डेफिनेटली इट मे बी ऑन, इट मस्ट बी ऑन y एक्सिस। तो ये जो y एक्सिस पर पॉइंट होगा ये होगा y1। सिमिलरली ये जो x2 y2 है इसमें x कोऑर्डिनेट x एक्सिस पर होगा, इसका y कोऑर्डिनेट y एक्सिस पर होगा। तो ये जो पॉइंट होगा इसकी प्रोजेक्शन जो x एक्सिस पे गिरेगी ये होगा x2 और इसकी प्रोजेक्शन जो y एक्सिस पर गिरेगी वो होगा y। डेफिनेटली इस पॉइंट में x कोऑर्डिनेट x2 है तो x एक्सिस पर, y कोऑर्डिनेट y2 है तो y एक्सिस पर। इस पॉइंट में x कोऑर्डिनेट x एक्सिस पर x1 होगा, y कोऑर्डिनेट y एक्सिस पर y1 होगा। कीप इन योर माइंड कि वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन a एंड b, यानी हमें a और b के दरमियान का डिस्टेंस फाइंड करना है ये। अब हम ये तैयारी कर रहे हैं कि हाउ वी कैन फाइंड द डिस्टेंस। ठीक, अच्छा अगर आप गौर करें तो इस a को जब आप इस वर्टिकल लाइन से ज्वाइन करें तो आपको एक ज्योमेट्रिकल शेप नजर आएगी जो कि आप लोग बहुत आसानी से जांच सकते हैं कि ये क्या है। डेफिनेटली दिस इज अ ट्रायंगल और दिस इज अ वेल नोन ट्रायंगल व्हिच इज राइट एंगल, यानी इस जगह पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है क्योंकि ये दोनों लाइन एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो रही है। अगर मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बनाना चाहूं, इस पॉइंट के अगर मैं कोऑर्डिनेट बनाना चाहूं तो मैंने इसको नाम दिया C का, और इस C पॉइंट पर अगर मैं x की वैल्यू पूछूं तो x2 होगी और इस C पॉइंट पर अगर मैं y की वैल्यू पूछूं तो वो y1 होगी। यानी कि इस C के जो कोऑर्डिनेट बनेंगे वो x2, y1 होंगे। इस पूरी लाइन पर y की वैल्यू y1 होगी, इस पूरी लाइन पर x की वैल्यू x2 होगी, इस पूरी लाइन पर x की वैल्यू x1 होगी, इस पूरी लाइन पर y की वैल्यू y2 होगी। जितने भी पॉइंट्स हैं उनमें x की वैल्यू चेंज हो रही होगी लेकिन y सेम होगा। ये मैंने अभी आपको पॉइंट्स को प्लॉट करते वक्त बताया था। जैसे अगर ये लिखता हूं मैं कि 2 है तो ये पॉइंट होगा 1, 2, ये होगा 2, 2, ये होगा 3, 2 और ये देखिए इस पूरी लाइन पर जो y कोऑर्डिनेट है वो सेम होगा। अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो ये पॉइंट है 1, 1, तो इस पूरी लाइन पर x की वैल्यू क्या होगी 1, इस पूरी लाइन पर x की वैल्यू 2, इस पूरी लाइन पर x की वैल्यू 3। ठीक, अब हम चाहें तो यहाँ पर मजीद इसको एलाबोरेट करें अगर, तो ये जो पॉइंट होगा ये होगा x1, 0 लाइक, और ये जो पॉइंट होगा ये x2, 0 क्योंकि x एक्सिस पर x की y की वैल्यू 0 होती है। इस पॉइंट को देखें तो ये होगा 0, y1, ये पॉइंट होगा 0, y। अगर आप लोग क्लास में होते तो मुझे शायद इतना ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन डेफिनेटली वी आर एट अ डिस्टेंस विद यू, तो हमें बहुत सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा देखना पड़ रहा है। अब मैं इस पॉइंट को अगर नाम देता हूँ P का, इस पॉइंट को नाम देता हूँ Q का, इस पॉइंट को नाम देता हूँ R का, इस पॉइंट को नाम देता हूँ S का। तो अब जरा ध्यान दीजिए, एक्चुअली वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन AB। अब मुझे ये जो AB का डिस्टेंस चाहिए, अगर आप गौर करें तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री की जो अपोजिट साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होता है, और हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है तो बेस और परपेंडिकुलर अगर हमें मालूम हो जाए तो हम पाइथागोरियन थ्योरम अप्लाई करके हाइपोटेन्यूज फाइंड कर सकते हैं। मींस के इस AB को फाइंड करने के लिए मुझे ये पता होना चाहिए BC, और मुझे पता होना चाहिए AC और BC। अब जरा ध्यान दें, अब मेरे पास ना AC है ना BC की लेंथ है, लेकिन अगर गौर करें तो ओरिजिन से P तक का डिस्टेंस OP और ओरिजिन से Q तक का डिस्टेंस OQ। ठीक है, अगर मैं OQ के डिस्टेंस को OP के डिस्टेंस से माइनस करूं तो मुझे बीच का PQ का डिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक, यानी फ्रॉम द फिगर PQ का जो डिस्टेंस है वो बराबर होगा OQ डिस्टेंस
माइनस OP डिस्टेंस। अगर आप मेरे सामने मौजूद होते तो मैं डायरेक्ट डिस्टेंस लिखता, मुझे ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा एलिब्रेट करना पड़ रहा है। OP का डिस्टेंस यानी कि यहां से यहां तक का, OQ का डिस्टेंस यानी यहां से यहां तक का। अब डेफिनेटली जब मैं OQ के डिस्टेंस में से OP के डिस्टेंस को माइनस करूंगा तो मुझे PQ का डिस्टेंस मिल जाएगा। अब आप देखें, ये होगा OQ का डिस्टेंस x2 और OP का डिस्टेंस होगा x1। कीप इन योर माइंड कि एक्चुअली दिस इज द डिस्टेंस, तो ये मॉडुलस में होगा, और मॉडुलस में होने का मतलब कि अगर मैं x2 माइनस x1 करूं या मैं x1 माइनस x2 करूं तो बोथ आर सेम। या मैं इसको ऐसे भी लिखूं, अगर x1 माइनस x2, तो ये दोनों बातें सेम कंसीडर की जाएंगी, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, इसीलिए हमने मॉडुलस लगाया है। इसी तरह ये जो मुझे अब R से लेकर S तक का डिस्टेंस निकालना है, और ये मैं PQ के डिस्टेंस निकालने से मुझे फायदा हुआ कि जो डिस्टेंस P से लेकर Q तक का होगा वही डिस्टेंस A से लेकर C तक का होगा, क्योंकि जो रेक्टेंगल है उसकी अपोजिट साइड की लेंथ बराबर होती है, यानी कि PQ की लेंथ और AC की लेंथ बराबर होगी। मींस के हम AC की लेंथ मालूम करने में कामयाब हो गए। सिमिलरली अब जब मैं ये R से लेकर S तक का डिस्टेंस निकालूंगा तो जो RS का डिस्टेंस होगा वही AC का डिस्टेंस होगा। इस तरह मुझे राइट एंगल ट्रायंगल का बेस और परपेंडिकुलर मिल जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई करने के काबिल हो जाएंगे। जब मैं RS का डिस्टेंस निकालूं तो O से लेकर S तक का डिस्टेंस और O से लेकर R तक के डिस्टेंस को माइनस करूंगा तो मुझे RS के दरमियान का डिस्टेंस मिल जाएगा। यानी कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है वो OR है, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो OS है, OS के डिस्टेंस से OR के डिस्टेंस को माइनस करूं तो SR या RS के दरमियान का डिस्टेंस हमें मिल जाएगा। तो ये RS क्या होगा, OS माइनस OR। OS कितना है आपका y2, यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है y2, और यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है y1, यानी कि ये है y2 और ये है y1। यहां से यहां तक की लेंथ थी x1 और यहां से यहां तक की लेंथ थी x2। OS है y2 और OR है y1। मॉडुलस इसलिए लगा रहा हूं कि y1 माइनस y2 करूं या y2 माइनस y1 करूं, बात बराबर है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं y1 माइनस y2। इतना लंबा मुझे ये काम करना पड़ा। अगर आप ये डायरेक्ट मेरे पास मौजूद होते हैं यहाँ पर तो मैं आपको वैसे ही इसकी फिगर समझा देता, लेकिन यहाँ पर लिख कर समझानी पड़ रही है क्योंकि आपको एक एक चीज डेफिनेटली जब लिखी भी होगी तो वो सारी चीजों को क्लियर हो जाएगा। अब हम आगे बात करें तो हम दो चीजें मालूम करने में कामयाब हुए हैं अभी, और वो है PQ और एक है RS। ठीक है, तो फ्रॉम द रेक्टेंगल के मुताबिक अकॉर्डिंग टू फिगर, तस्वीर के मुताबिक जो PQ का डिस्टेंस है वो AC के बराबर है, यानी कि AC बराबर किसके है, PQ के, और PQ मुझे मिला है x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2, मुझे मिल गया AC। सिमिलरली BC और RS ये बराबर हैं, और मुझे RS मिला है, जो RS मिला है वो है y2 माइनस y1 या y1 माइनस y2। मैंने आपको बताया कि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, y1 माइनस y2 करूं या y2 माइनस y1 करूं, द डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो आपको BC मिल चुका है और AC मिल चुका है, अब आपको मालूम करना है AB। यूजिंग फॉर द राइट ट्रायंगल ABC using Pythagoras theorem या Pythagorean theorem, वो था हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर
प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इस राइट ट्रायंगल में आप हाइपोटेन्यूज तो इजीली बता सकते हैं क्योंकि 90 डिग्री के अपोजिट है। बेस और परपेंडिकुलर में लड़ाई होती है एंगल की वजह से। अगर मैं ये एंगल कंसीडर करता हूं तो इसको बेस कहूंगा, ये परपेंडिकुलर, और अगर मैं इसको एंगल कंसीडर करता हूं तो ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर। लेकिन पाइथागोरस थ्योरम में बेस और परपेंडिकुलर पे लड़ाई नहीं है क्योंकि दोनों के स्क्वायर थे और दोनों ही ऐड हो रहे हैं, पॉजिटिव है, तो इसलिए इस पर कोई लड़ाई नहीं होती। एंगल में फर्क आता है इसलिए वहां पर हम बेस और परपेंडिकुलर पे लड़ाई करते हैं। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास यहां पर कौन है, ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस। बेस कौन है, ए से लेकर सी तक, या मैं लूं बी से लेकर सी तक, बात एक ही है, कोई परेशानी की बात नहीं है इस वक्त क्योंकि हम लेंथ की बात कर रहे हैं। बी सी परपेंडिकुलर ले लिया तो अब हमारे पास ए सी क्या आया, एक्चुअली x2 - x1 मॉडुलस में। सिमिलरली बी सी आया y2 - y1 मॉडुलस में, और ये ए बी पे स्क्वायर, क्योंकि ये तो मालूम करने जा रहे हैं। अगर ये मॉडुलस लिखा है, अगर मैं इसको लिखूं x2 - x1 होल स्क्वायर ब्रैकेट और इसको लिखूं y2 - y1 होल स्क्वायर, तो मैं समझता हूं कि आप लोगों को कोई नाराजगी नहीं होनी चाहिए। स्क्वायर और मॉडुलस की प्रॉपर्टी सेम होती है। स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, द मॉडुलस ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, जब मैं स्क्वायर रूट लूंगा दोनों तरफ तो ये एक स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, वो भी लेफ्ट हैंड साइड का, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, ये हो जाएगा ए बी, और यहां ये स्क्वायर रूट से कैंसिल नहीं हो सकते क्योंकि बीच में प्लस की साइन है। The sum of two squares cannot be cancelled by their square root या radicands, तो अगर ये प्रोडक्ट होता बीच में तो ये कैंसिल हो सकते थे, अदरवाइज ये आएगा प्लस माइनस x2 - x1 होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। मैंने प्लस माइनस की साइन लगाई है क्योंकि whenever you taking the square root on both sides you must write the plus or minus both। लेकिन क्या यहां पर हम प्लस और माइनस की साइन लेंगे दोनों? नहीं। अब याद रखें कि the distance of any number is always positive, तो जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए माइनस की साइन को निग्लेक्ट करेंगे। माइनस साइन इज डिस्कार्डेड, नेग्लेक्टेड या इग्नोर्ड। तो हम डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, कभी भी किसी की हाइट आपने नेगेटिव नहीं देखी होगी। कभी हमने सुना है कि -5 फुट का आदमी है, कभी हमने सुना है कि -5 फुट की जो है वो आप -5 मीटर कपड़ा ले आए। अगर आप कपड़ा लेने जाएं तो कभी आप ये बोलते हैं कि -5 मीटर कपड़ा दो, नहीं, नेवर। द डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसलिए माइनस साइन हमने डिस्कार्ड की। तो जो डिस्टेंस फॉर्मूला बनकर आएगा वो होगा ए बी अंडर स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। दिस इज द डिस्टेंस फॉर्मूला which is the sum of the x2 - x1 square, x2 - x1 whole square, y2 - y1 whole square under square root। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया x2 - x1 लिखूं या मैं x1 - x2 whole square लिखूं, दोनों में बात बराबरी की है। डेफिनेटली x2 - x1 whole square करूं या x1 - x whole square करूं, इट इज सेम। तो this is called distance formula या the distance between two Cartesian coordinates। ये मैंने आपको पूरा डिस्टेंस फॉर्मूला बहुत डिटेल में सारा कुछ मैंने समझाने की कोशिश की है। और डिस्टेंस we can find the distance between two Cartesian coordinates by using this formula. No need to write that this figure to finding the distance between any 2 points. We just use only this distance formula to finding the distance between Cartesian coordinate system, the distance between the coordinates, two coordinates। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें और फिर हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं कि जिनसे हम जहाँ पर हम दो कोऑर्डिनेट्स के दरमियान में डिस्टेंस फाइंड करें। आइए अभी हम देखते हैं कि हमने जो डिस्टेंस फॉर्मूला ड्राइव किया
उसमें उसको कैसे इस्तेमाल करना है, अप्लाई कैसे करना है। लिखा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, या लिखा हुआ हो फाइंड द लेंथ बिटवीन टू द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। मींस के एक लाइन सेगमेंट है जो इन दोनों को ज्वाइन कर रहा है, यानी कि एक लाइन है जो इन दोनों पॉइंट से गुजर रही है, तो उनके दरमियान में आपने डिस्टेंस फाइंड करना है, उन दोनों पॉइंट्स का की लेंथ निकालनी है, उस सेगमेंट की लेंथ निकालनी है। तो पहले सबसे पहले काम आप पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे ताकि आपकी प्लॉटिंग अच्छी होनी चाहिए। नो नीड टू राइट द ड्रॉ दीज पॉइंट इन द प्लेन, लेकिन ये आपकी अपने लिए ज़रूरी है क्योंकि पॉइंट्स प्लॉट करने में अक्सर स्टूडेंट्स गलतियां करते हैं, तो आपको पॉइंट्स प्लॉट करना आने चाहिए। कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर पॉइंट्स की प्लॉटिंग प्लेन के ऊपर ज़रूरी है। तो हमने कहा कि एक पॉइंट को ए का नाम दिया और एक पॉइंट को हमने बी का नाम दिया 3,-2 आर 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन। अब आप एक प्लेन बनाएं और इस प्लेन पर हमें इन पॉइंट्स को प्लॉट करना है। एक पॉइंट है -5,3, एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है, तो एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। इट मींस कि ये पॉइंट होगा तकरीबन यहाँ पर, यानी कि ये -5 होगा और ये 3 होगा। दूसरा पॉइंट है बी 3,-2, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, तो ये होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, यानी कि अगर ये एक्स की वैल्यू 3 है और ये वाई की वैल्यू -2 है, तो ये जो पॉइंट होगा ये होगा B, which is 3,-5. Means we have to find the distance between A. अब ये लाइन तो सीधी जा रही होगी, यहां से भी लाइन सीधी जा रही होगी, लेकिन हमें इस लाइन के इस टुकड़े की लेंथ मालूम करनी है, A से लेकर B तक के दरमियान। ये आपको प्लॉटिंग करनी है ताकि आप लोग, जो मैं क्वेश्चन आपको दूंगा करने के लिए, ताकि आपको ये प्लॉटिंग आए। अब हमें इनके दरमियान में डिस्टेंस फाइंड करना है, हमें ए बी के दरमियान में डिस्टेंस फाइंड करना है। वी हैव टू फाइंड ए बी। तो दो कोऑर्डिनेट्स के दरमियान में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के दरमियान में डिस्टेंस कैसे मालूम करें? तो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला d is equal to square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. तो here x1, अब मैं x1 y1 किसको लूं, x2 y2 किसको लूं, दोनों में से किसी को भी ले लें। अगर आप x1 y1 इसको ले लें तो भी ले लें, x1 y1 इसको ले लें तो भी ले लें, कोई मसला नहीं। तो x1 क्या है -5, y1 क्या है 3, x2 क्या है 3 और y2 क्या है -2। ठीक है, अब डिस्टेंस फॉर्मूले में इसको सब्स्टिट्यूट करें। x2 minus x1 यानी कि 3 minus -5 होल स्क्वायर, y2 minus y1 यानी कि -2 minus 3 होल स्क्वायर। ये माइनस माइनस प्लस होगा, 3 + 5 8 का स्क्वायर होगा 64, -2 - 3 -5 होगा, -5 का स्क्वायर 25। ये बन गया 89 रूट से बाहर या इसका कोई टुकड़ा बाहर नहीं आता, तो ये आ गया यूनिट्स ए से बी तक का डिस्टेंस। ये है रिक्वायर्ड डिस्टेंस बिटवीन ए। अब मैंने यहाँ यूनिट्स को लिखा है, तो जो डिस्टेंस है वो हमेशा यूनिट्स में आता है। जब भी आप कोई चीज लेंथ में लेते हैं तो उसका यूनिट मेंशन करते हैं ना। जैसे आप कपड़ा लेने जाते हैं तो आप कभी भी ये नहीं कहते कि 5 कपड़ा दे दो। कभी भी आप कोई चीज लेने जाते हैं लेंथ में तो आप उसको उसका यूनिट बताते हैं। जैसे अगर आप बोलेंगे भाई 5 गज कपड़ा दे दो, 5 मीटर कपड़ा दे दो, 3 फुट की मुझे ये लेंथ चाहिए, 4 फुट की मुझे ये चीज चाहिए, तो मीन्स यू हैव टू मेंशन द यूनिट। अब हमारे पास यहाँ पर कोई यूनिट तो दी नहीं है, तो हमने जनरल यूनिट लगा दिया, और जहां पर भी ये यूनिट लिखा हुआ होता है इसका मतलब होता है कि ये डिस्टेंस है। अगर मैं लिखूं 5 और लिखूं 5 यूनिट्स,
इन दोनों बातों में फ़र्क ये है कि कोई भी नंबर है, लेकिन इस 5 मिनट का मतलब है कि ये 5 लेंथ है, सेंटीमीटर, मीटर, कुछ भी हो सकती है। तो ये मैंने आज आप लोगों को डिस्टेंस फार्मूला ड्राइव करवाया है, एक छोटा सा क्वेश्चन किया है हमने, और मैंने कुछ क्लासेस में मैंने ये डिस्टेंस फार्मूला ड्राइव करवा दिया था और कुछ क्वेश्चन भी शुरू के 2-4 करवा दिए हैं। लेकिन मैंने आपको बताया कि मैंने चैप्टर 2 से ही स्टार्ट किया है ऑनलाइन क्लासेस में, वहाँ से बीच में से कोई एक्सरसाइज का 5वां 6वां सवाल हमने स्टार्ट नहीं किया। तो आज आप लोग इसको दोबारा रिव्यू करेंगे। कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो आप लोगों ने करना है डेफिनेटली। मैं आपसे दूर ज़रूर हूँ, लेकिन आप मुझे पता है कि आप लोग पैकेज को बहुत मिस करते होंगे। तो पैकेज के कुछ क्वेश्चन हैं आपकी एक्सरसाइज के। एक्सरसाइज 2.1 का आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 के पहले से लेकर 3 पार्ट कर लें, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट आप लोग करें। इन पर मैं कुछ मजीद बात करूंगा कल, यानी कि जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें क्वेश्चन नंबर 2 के रिमेनिंग पार्ट पर बात करूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 अगर आपसे नहीं होगा तो हम उस पर डिस्कस करेंगे, बताएंगे आपको उसके हवाले से। लेकिन अभी आप लोग घर पे बैठे हैं तो कुछ डेफिनेटली कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि मुश्किल काम है। तो ये 3 छोटी छोटी सी चीज़ें मैंने दी हैं, इनको आप लोगों ने सॉल्व करना है। डिस्टेंस फार्मूला जो मैंने आपको ड्राइव करवाया है, इसको अच्छी तरीके से देखना है। इफ़ यू फील एनी प्रॉब्लम, इफ़ यू हैव एनी वरी अबाउट द डेरिवेशन, क्योंकि आज के पूरे टॉपिक में सबसे मेन बात थी द डेरिवेशन ऑफ द डिस्टेंस फार्मूला। अगर आपको उस डेरिवेशन में कोई भी किसी भी जगह पे प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझसे व्हाट्सएप, मेरा नंबर व्हाट्सएप ग्रुप में मौजूद है, आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं। LMS पर फॉरम क्रिएट कर लें, LMS पर मुझे आप डायरेक्ट मैसेज कर दें, या फिर आपको मेरा जो जूम पर सेशन होगा फ्राइडे को, उस फ्राइडे के सेशन में मुझसे आप ये क्वेश्चंस डिस्कस कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन अगर आपको होगा तो। लेकिन इस बात को ध्यान में रखिएगा, कोई प्रॉब्लम को दिमाग में रखकर आप उसको आगे मत बढ़ने दीजिएगा। जो भी प्रॉब्लम हो आप लोग जो है वो फील फ्री मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आप मुझे व्हाट्सएप कर रहे हैं, मैंने मैसेज देखा नहीं या मैंने मैसेज सीन करके छोड़ दिया, तो डेफिनेटली मैं बिजी हूँगा, लेकिन जैसे मुझे वक्त मिलेगा तो मैं आपको आपके क्वेश्चंस का, आपकी क्यूरीज का जवाब दूंगा। आप ज़्यादा कोशिश ये कीजिएगा कि व्हाट्सएप पर जब आप मुझे मैसेज करें तो ऑडियो नोट बना दें, और जो प्रॉब्लम आपको है उसमें आप ऑडियो नोट के ज़रिए मुझसे पूछ लें कि क्या प्रॉब्लम है आपको। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.1 पर अच्छी खासी बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।